अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं। ब्रायन टिटली का टॉपिक नंबर 6.4 है, विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। किसी मुल्क ने ओवरऑल कितने पैसे उसके मुल्क से जा रहे हैं और कितने पैसे उसके मुल्क में उस मुल्क में आ रहे हैं, इनका हिसाब किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ज़रा प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ एंगेज कीजिएगा। मैं बुक से ज़्यादा आपको यहीं एंगेज करूँगा, बुक की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। इसमें से आपके कोर्स में जो रेलिवेंट है वो एक ही अकाउंट है, तो उसी पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा। बाकी के बारे में मैं बेसिक सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूँगा, कंफ्यूज नहीं करूँगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि टोटल पैसे कितने आए, टोटल पैसे कितने गए। ठीक है, तो मुख्तलिफ हेड्स में पैसे आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ वजह से पैसे आ रहे होते हैं। उन वजूहात का आमने सामने मुकाबला किया जाता है कि ट्रेड इन गुड्स पैसे आ रहे हैं या गुड्स पैसे जा रहे हैं, इसका मुकाबला करते हैं कि आए ज़्यादा कि गए ज़्यादा। कुछ कंट्रीज़ होते होंगे जिनके गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे, वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के गुड एक्सपोर्ट के पैसे ज़्यादा होते होंगे, इंपोर्ट के पैसे कम होते होंगे। ये बात लॉजिक समझ में आती है? एक ऐसा मुल्क जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेचता है, बहुत बेचता है, फिर भी एक्सपोर्ट के पैसे अमूमन उसके कम होते होंगे, इंपोर्ट के ज़्यादा होते होंगे। क्योंकि जब आप प्राइमरी बेच रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, गंदम बेच के मशीन मंगा रहे हैं, कंप्यूटर मंगा रहे हैं, मोबाइल मंगा रहे हैं, तो वो अमाउंट ज़्यादा होगी ना। तो ये कंपैरिजन किया जाए कि गुड्स की ट्रेड में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं या पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। खाली गुड्स की ट्रेड को जब हम कंपेयर करते हैं आपस में, तो इसका एक अलग से बैलेंस निकाला जाता है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अच्छा, अब हमने ले लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि मेन अकाउंट है, सब कुछ उसी में सब कुछ आता है इसमें। इसके अलावा इसमें सर्विसेज भी आता है, सर्विसेज की ट्रेड, सर्विसेज की वजह से पैसे आ रहे हैं या सर्विसेज की वजह से पैसे जा रहे हैं। सर्विसेज में क्या क्या आता है? अब गुड्स में तो हमने बात कर लिया, कपड़े भी आएंगे, मशीनरी भी आएगी, मोबाइल भी आएगा, गंदम भी आएगी, तेल भी आएगा, पेट्रोल भी आएगा। ठीक है, तो आपको यही पता होनी चाहिए कि हमारी मेजर इंपोर्ट्स और मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं। इस कोर्स के लिए नहीं, लेकिन जनरली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब बैलेंस ऑफ गुड्स यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम देखते हैं तो उसमें क्या मेजर हमारे पास चीज़ें आ रही है और हमारे पास से जा रही हैं। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। विजिबल, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, जो कि हम देख सकते हैं ना, टेंजिबल है। पाकिस्तान में आपका क्या ख्याल है, ज़्यादातर हम क्या चीज़ें मंगाते हैं? सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मंगाते हैं, हम मंगाते हैं पेट्रोल, खाने का तेल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, उसमें सभी आ गए, मोबाइल फ़ोन भी आ गया, गाड़ियों के पार्ट्स भी आ गए। हम जो है वो मशीनरी मंगाते हैं, जैसे कि हर तरह की इक्विपमेंट। सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करते हैं हम। सॉफ्टवेयर कैसे इंपोर्ट करते हैं? ओरेकल वालों को पेमेंट कर रहे हैं, गूगल वालों को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ जो हमारी बेसिक इंपोर्ट्स हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं? हमारी एक्सपोर्ट में मेन नहीं, वीट और शुगर हमारी मेन एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि शुगर तो बहुत दफ़ा हम मंगाते हैं, वीट भी बहुत दफ़ा बाहर से मंगाते हैं। हमारी मेन एक्सपोर्ट कॉटन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एक, कपड़ा, टेक्सटाइल। नंबर दो, चावल है हमारी एक्सपोर्ट, चावल, आम बेचते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा फिर छोटी मोटी चीज़ें, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर हाउसेस खुले हुए हैं जो कि बाहर वालों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उससे पैसे अंदर आ रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, वो गुड्स या सर्विसेज की अमाउंट्स को ट्रैक करती है। अमाउंट अंदर आ रही है हमारे मुल्क में, पैसे हमारे मुल्क में आ रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट मानी जाएगी, पैसे हमारे मुल्क से जा रहे हैं तो इम्पोर्ट मानी जाएगी। जैसे कि एक अमेरिकन पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में आके हमारे होटल में ठहरता है और डॉलर खर्च करता है, तो हमारी एक्सपोर्ट मानी जाएगी। आने को पाकिस्तान में ही खर्च कर रहा है, टूरिज्म की वजह से। ठीक है ना, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गई, सर्विसेज हो गई। उसके अलावा भी मज़ीद चीज़ें जैसे कि रेमिटेंस, जिसको हम अदर इनकम में, अदर पेमेंट्स में डाल दें। ठीक है, तो ये मिलाकर
बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट बनता है इसको कहते हैं करंट अकाउंट। सारी आमदनी, चाहे वो गुड्स को बेच के आए, सर्विसेज को बेच के आए, या बाहर से आपके पाकिस्तानी आपको पैसे भेज रहे हों, ये सारी आमदनी मिलके बनती है करंट अकाउंट में। यही सारे खर्चे भी करंट अकाउंट में आते हैं। आप बाहर गुड्स खरीदने के लिए पैसा खर्च करें, सर्विसेज खरीदने के लिए पैसा खर्च करें, या पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल हो पैसे बाहर भेज रही हो, ये सब जो है वो करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, सारी इनकम्स। इसके अलावा कुछ और अकाउंट्स भी होते हैं, उसकी जनरल सी हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसको हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड लोन्स एंड ऑल अदर थिंग्स, जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें कुछ ऐसी एसेट्स परचेज करना, एसेट्स दूसरे मुल्कों में परचेज हो रही हैं, उनकी उनके लिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं जो कि हमारे कोर्स के की आउटलाइन से बाहर। तिजारती खसारा जब होता है, तो उर्दू में अगर तिजारती खसारा कह रहे हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहे हैं, लेकिन सही मानों में अगर आपको सिचुएशन जाननी है तो आपको करंट अकाउंट देखना चाहिए कि करंट अकाउंट की क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रेड नहीं है, उसमें ट्रेड भी है, सर्विसेज भी है, रेमिटेंस भी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मुल्क एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज को देखेंगे, फिर आप रेमिटेंस को नहीं देखेंगे। रेमिटेंस तो वैसे ही आ रहे हैं ना पैसे, आपकी ट्रेड एफिशिएंसी नहीं है तब भी आ रहे हैं। पाकिस्तानी बाहर गए हुए हैं, वहाँ से वैसे ही पैसे भेज रहे हैं। आप बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हैं या नहीं है तब भी पैसे आ रहे हैं। तो अगर आपको अपनी ट्रेड एफिशिएंसी देखनी है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं, आप कितना अच्छा बाहर भेजते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज देख लेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं कि मुल्क में पैसे आ ज़्यादा रहे हैं, मुल्क से पैसे जा ज़्यादा रहे हैं, तो आप करंट अकाउंट को देखेंगे, पूरे करंट अकाउंट को। ठीक है, तो सवाल ये है कि अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई हमसे डिस्कशन में, गुड्स और सर्विसेज मिला के बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है। सॉरी सॉरी, खाली गुड्स नहीं, मैंने अलग अलग बता दिया था। गुड्स और सर्विसेज मिला के बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है। ठीक है, अच्छा, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, गुड्स और सर्विसेज की इंपोर्ट कम है, लेकिन फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है। तो दो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में हो लेकिन फिर भी करंट अकाउंट सरप्लस में हो। जैसे कि पाकिस्तान में भी ये होता है कि अच्छी खासी अमाउंट हमारी रेमिटेंस से आ रही होती है, गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड से इतने पैसे नहीं आ रहे, रेमिटेंस से ज़्यादा आ जाएं किसी किसी महीने, किसी किसी टाइम पे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब आपकी जो बुक है इसमें जो अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशन है वो बड़ी अच्छी सी की हुई है इन्होंने। इन्होंने कहा कि एक एक्सप्लेनेशन है जो करंट अकाउंट की एक्सप्लेनेशन। अब करंट अकाउंट की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया डिस्कशन से। अब सिर्फ करंट अकाउंट की बात हो रही है जो कोर्स का पार्ट है। तो करंट अकाउंट में एक तो सेक्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें क्या आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, करंट अकाउंट में दूसरा सेक्शन है वह है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम है वो इनकम जो आप रेंट या आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इनका आने वाली इनकम जो है वो प्राइमरी इनकम कहलाती है आपकी। तो इसमें ज़ाहिर है वो चीज़ें आएंगी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट्स, और इसी तरह से अगर आप पे कर रहे हैं किसी को, वेजेस पे कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर लेके जा रहा है, रेंट पे कर रहे हैं बाहर की किसी प्रॉपर्टी का, तो ये माइनस हो जाएगा उसमें से। ठीक है, बात समझ में आती है। तो सामान बेचा, सर्विसेज बेची, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपने अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम हासिल की, वेज कमा ली बाहर वालों से, बाहर वालों से प्रॉफिट कमा लिया, बाहर वालों से कोई कंपनी बाहर खोल के वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, बाहर वालों को लैंड किराए पे दे के उससे रेंट ले लिया, तो ये आ गई प्राइमरी इनकम।
तो इसका मतलब है रेमिटेंस भी प्राइमरी इनकम में आएगी, ठीक है। और अगर आपने आपके मुल्क में पैसे आ रहे हैं बाहर से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से नहीं आ रहे, जबकि सेकेंडरी इनकम वो है जिसके अंदर के आप ऐसी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से नहीं आ रही। जैसे कि आपके मुल्क में कोई बंदा ऐसा रहता है जिसको बाहर से पेंशन मिल रही है या बाहर से सोशल वेलफेयर के पैसे मिल रहे हैं, तो वो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से पैसे नहीं आ रहे, तो ये सेकेंडरी इनकम्स कहलाती हैं। असल में जो डिस्कशन है उस पर हम आना चाह रहे हैं जल्दी ज़रा, कि करंट अकाउंट के अंदर चार तरह की पैसे आ रहे होते हैं, चार तरह से पैसे जा रहे होते हैं। बैलेंस यानी ट्रेड ऑफ गुड्स की वजह से, ट्रेड ऑफ सर्विसेज की वजह से, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। उसके अलावा प्राइमरी इनकम या सेकेंडरी इनकम की वजह से। तो पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो इन सारी चीज़ों को मिला के निकाला जाता है। सवाल जो है असल में कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस क्यों होता है, करंट अकाउंट सरप्लस से क्या होता है, और आखिरी बात, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो उसको सरप्लस में लाने के लिए क्या किया जा सकता है। असल टॉपिक ये है जो कि हमने कवर करना है। तो नंबर वन भी तो बहुत आसान सी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों होगा? इंपोर्ट ज़्यादा हो आपकी गुड्स की, गुड्स की इंपोर्ट ज़्यादा हो आपकी एक्सपोर्ट से, सर्विसेज की इंपोर्ट ज़्यादा हो आपकी एक्सपोर्ट से, आपके मुल्क से पैसे ज़्यादा जा रहे हों प्राइमरी या सेकेंडरी की फॉर्म में, इनकम्स की फॉर्म में ज़्यादा जा रहे हों, तो ऐसी सूरत में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। अगर आपकी गुड्स की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, ये डेफिसिट में हो गया, ये सरप्लस में हो गया। अगर आपकी गुड्स की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, आपकी सर्विस की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, या आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी इनकम मिला के ज़्यादा होगी, तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। तो ये बहुत बुनियादी सी बात है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसमें एक छोटी सी ट्रिकी बात है, ऐसा हो सकता है कि अभी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में हो लॉन्गर रन में सरप्लस में आने के लिए। इसकी कोई मुझे एग्जांपल दे दें तो फिर मैं समझूंगा कि आपको बात समझ में आ गई। पॉज करते हैं। बिल्कुल सही बात आप समझ गई कि कभी कभी हम बाहर से कुछ ऐसा कैपिटल इंपोर्ट करते हैं, ऐसी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं कि उस साल तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा रहा होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा होता है, लेकिन लॉन्गर रन में उसी वही चीज़ें मंगाने की वजह से आपकी प्रोडक्शन इतनी इंप्रूव हो जाती है कि फिर आप बाहर बेचना शुरू कर देते हैं चीज़ें, और आपका लॉन्गर रन में सरप्लस में जाने लगता है। हाँ, वो सब कुछ होने के बावजूद भी जो प्लान किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में रखना ही है, अगर आपका सॉरी करंट अकाउंट को डेफिसिट में रखना ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में कहना ठीक नहीं है, अगर करंट अकाउंट को डेफिसिट में आना ही है तो बेहतर है कि ऐसी वजह से आए जो कि लॉन्गर रन में आपको रिकवर करवा दे। ऐसी चीज़ें मंगा के खर्चा कर देना, मैंने बहुत बड़ा मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट में है क्योंकि मैं पेट्रोल बहुत खर्च करता हूँ या मैं खाने का तेल बहुत मंगाता हूँ, तो ऐसी चीज़ें मंगाने के लिए आपने करंट अकाउंट को डेफिसिट में रखा हुआ है जिससे कहीं रिकवरी होनी ही नहीं है। वो सामान जो आ रहा है वो आएगा और आप खा जाएंगे, चट कर जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि आप अभी सिचुएशन में कि आप अच्छी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उन एक्सपोर्ट्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी या मशीनरी इक्विपमेंट इंपोर्ट करनी है, थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त के लिए आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा भी, तो ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होना चाहिए, ये टारगेट है। आपकी 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 कंट्री की सिचुएशन देखते हुए फैसला होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंट्री डेवलप्ड नहीं है और आपका करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, तो आपसे कहा जाएगा कि इतना सरप्लस का कोई खास फायदा नहीं है। क्यों? आप बेच तो रहे हैं लेकिन आपके लोकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मुल्क के डेवलपमेंट नहीं है, उस डेवलपमेंट पे खर्चा करें ना। आप लेट सपोज 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं और आप 90 बिलियन डॉलर्स बचा रहे हैं, वो बचा के कर क्या रहे हैं आप? तो अगर तो आपका मुल्क अंडर डेवलप्ड है तो फिर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की तरफ जाने के बजाय बैलेंस ऑफ पेमेंट के को बैलेंस करेंगे। आप करंट अकाउंट को बहुत ज़्यादा सरप्लस करने के बजाय करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है, स्टेबलाइज करेंगे।
ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप अपने मुल्क पे भी खर्चा करोगे, बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इस तरह से हो जाए कि वो सिर्फ बेचता हो, उसको मंगाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आप अच्छा बेचते ही तब हैं जब आप स्पेशलाइज़ कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ों में आप अच्छे होते हैं, वो आप बेच रहे होते हैं, कुछ चीज़ों में फिर आप छोड़ देते हैं कि यार ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सस्ती हैं, इससे अच्छा मैं इस पे फ़ोकस कर लूँ, ठीक है। तो यूँ आपको थोड़ा-सा सरप्लस होना अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके मुल्क की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से आप अपने खर्चे प्लान करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ या करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए हमारे पास क्या-क्या पॉलिसीज़ होती हैं, हम कैसे-कैसे इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो लॉन्गर रन पॉलिसीज़ बाद में हमेशा बताई जाती हैं, शॉर्ट रन पॉलिसीज़ हमेशा पहले डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक्सचेंज रेट को फ्री छोड़ दें। अगर एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग होता है, खुद ही डिसाइड हो रहा होता है मार्केट फैक्टर से, तो जब आप बहुत इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपका एक्सचेंज रेट गिर जाता है। अगर आपका एक्सचेंज रेट गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट महंगी हो जाती हैं, तो लोग इंपोर्ट करना कम कर देते हैं। तो बहुत से मुल्कों में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस कर लेता है, या करंट अकाउंट को बैलेंस करने का बाइस बनता है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप फ्लोट छोड़ देंगे एक्सचेंज रेट को, तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है तो आपका एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू गिरेगी, इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, लोग इंपोर्ट करना कम कर देंगे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन मैंने ये बात भी बताई थी जब एक्सचेंज रेट बताया था कि बाज़ औक़ात बाज़ मुल्क जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो इनइलास्टिक होती हैं, यानी आप उनको छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे साथ केस है, हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो अगर ऐसी सूरत में हम फ्लोट छोड़ के समझेंगे कि ऑटो स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, तो नहीं होगी। आपकी डॉलर की प्राइस बढ़ती जाए, आपकी करेंसी का रेट गिरता जाए, फिर भी आपको जो फ्यूल मंगानी है वो तो मंगानी है। तो इन इलास्टिक सिचुएशन में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। एक चीज़ तो ये हो गई, एक पॉलिसी। सेकेंडली, तो इस पॉलिसी को भी कहा जाता है कि डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करें, एक्सचेंज रेट खुद ही ठीक कर देगा चीज़ें, ठीक है। एक काम है कि आप फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर लें। ज़रा किसी को याद है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है और गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है। अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सुकेड़ना, यानी या तो टैक्स बढ़ा दें या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो ओवरऑल इनकम लेवल आपके मुल्क में कम होता है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट की ख्वाहिशात लोगों की कम होती हैं, लग्जरी की इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं। टैक्सेस बढ़ाकर भी आप ये कैफियत हासिल कर सकते हैं कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब एक शख्स के पास 10% टैक्स पे 90% अवेलेबल है पैसा खर्च करने के लिए, टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा खर्च करने के लिए कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट के ऊपर जो है वो नेगेटिव असर आएगा, इंपोर्ट कम होने का चांस है। लेकिन क्या ये भी बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी होगी? ज़रूरी नहीं है। बहुत डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में क्या चीज़ें मंगाई जा रही हैं। ऐसी चीज़ें जो लोग महंगी होने की वजह से छोड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से लोग मंगाना कम कर देंगे। ओके, आप फॉर एग्जांपल हर महीने बाहर से जो है वो महंगे वाले शैम्पू मंगाते हैं, अब गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया, इनकम कम हो गई आपकी, आप बाहर से शैम्पू मंगाना कम कर देंगे, क्या बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर आप बाहर से दवाएं मंगाते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स भी लगा दे तो वो तो कम नहीं होंगी। या गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करके आपकी इनकम कम कर दे, गवर्नमेंट अपना जी कम कर दे, ओवरऑल जीडीपी कम हो जाए, ओवरऑल नेशनल इनकम कम हो जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल लोगों की इनकम कम हो जाए, फिर भी जो नेसेसिटी अगर कोई बाहर से मंगा रहा है तो अगेन फिस्कल पॉलिसी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है? एक और तरीका है, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए। वो कैसे? दो एलिमेंट हैं इसके। एक एलिमेंट तो ये कि अगर आपका मुल्क ऐसा मुल्क है कि जिसमें पैसे आना और पैसे जाना आसान है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में आप रहते हैं तो फ्रांस ने बढ़ा दिया तो इंग्लैंड से ही पैसे आ जाएंगे। अब तो खैर इंग्लैंड ब्रेक्सिट की वजह से बाहर हो रहा है,
लेकिन ऐसा मुल्क है जहाँ पैसे आना जाना आसान है, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो दूसरे मुल्कों से आपके मुल्क में पैसे आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस करंट अकाउंट की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। एक तो ये बात ठीक है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, ठीक है। दूसरा ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक और काम होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक तो इन्वेस्टमेंट आती है, यानी सेविंग आती है बाहर से, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सेविंग कहना चाहिए, सेविंग आती है बाहर से। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपके मुल्क में एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक्सपेंस क्यों कम होता है उरूज जी? बता सकती हैं, बता सकती हैं, मुश्किल नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक्सपेंस क्यों कम हो जाते हैं लोगों के? एक तो जिसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग कहेंगे खर्चा करने के बजाय पैसे बैंक में डालो, भाई पैसे अच्छे मिल रहे हैं। दूसरा, अक्सर लोग उधार लेके खरीद रहे होते हैं, उनको महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है तो वो कहते हैं भाई हम खर्च नहीं करें। तो जब वो खर्चे सारे ही कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कम होगी। वंस अगेन कौन सी इंपोर्ट कम होगी? इलास्टिक है, अगर बहुत इनइलास्टिक इंपोर्ट है तो वो नहीं कम होगी। तो फिर चौथा रास्ता क्या रह जाता है? ट्रेड बैरियर्स का। ट्रेड बैरियर्स कौन कौन से हैं? रटे हुए होने चाहिए, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी और पॉलिसीज। टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी, पॉलिसीज। अब आप, ये भी कोई आसान काम नहीं है। आपने टैरिफ लगाया, उससे क्या किया आपने? बाहर से आने वाले सामान को महंगा कर दिया, टैरिफ टैक्स को कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी डिमांड कम हो गई। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस मुल्क से मैं मंगा रहा हूँ वो मुल्क भी मुझसे कुछ मंगा रहा है, मैं उसके गुड्स पे टैरिफ लगाऊंगा, मेरे गुड्स पे टैरिफ लगा देगा, तो मेरी अगर कम हो गई, उनकी सेल कम हो गई, मेरी भी कम हो गई। अब देखना क्या है किसके गुड्स इलास्टिक है किसके इनइलास्टिक है। तो अगर हम इनइलास्टिक मंगा रहे हैं तो कितनी महंगे हो जाए, लोग लेना नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरा रास्ता है कोटा लगा दें, वंस अगेन आप कोटा लगा दें, वो भी कोटा लगा देंगे। आपने कहा कि यहाँ पे मजीद सामान नहीं आए तो उनका भी सामान नहीं आएगा, आपका सामान भी बाहर नहीं जाएगा। सब्सिडी के केस से मैंने बहुत इस पर बात की है, सब्सिडी इनएफिशिएंसीज क्रिएट करती हैं। आप अपने लोगों से कहें ठीक है बाहर से आने वाला सामान सस्ता है, आप उससे सस्ता बेच दो, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। लेकिन जब आप किसी को सब्सिडी देते हैं तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है, तो कहते हैं पैसे आ रहे हैं फ्री के, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ कंपटीशन करके अच्छा माल बनाऊँ या सस्ता माल बनाऊँ। और तो सब्सिडी इनएफिशिएंसीज भी क्रिएट करती हैं, सब्सिडी एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन क्रिएट करती हैं लोगों के ऊपर। तो सब्सिडी किसी जगह काम कर सकती है, लेकिन हमने सब्सिडी के बारे में आखिरकार क्या जहन बनाया हुआ है, अपने जहन मिजाज क्या हमारी पॉलिसी का, कि सब्सिडी टाइम बार्ड होनी चाहिए। सब्सिडी कामयाब सिर्फ वो होगी जिसके बारे में पहले से तय कर दिया जाए कि भाई हम आपको 2 साल की सब्सिडी दे रहे हैं, अपने आप को एफिशिएंट बना लो, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करो, कुछ करो, एफिशिएंट बनाओ, 2 साल बाद सब्सिडी खत्म हो जाएगी। अगर सब्सिडी एवर लास्टिंग है, हमेशा के लिए, कोई किसी किस्म के लिमिट के बगैर है, तो वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है। एम्बार्गो लगा दें, बाहर से सामान ही नहीं आएगा। एम्बार्गो एक बड़ी सख्त पॉलिसी होती है। आप कहते हैं मैं बाहर से कुछ नहीं मंगाऊंगा, बाहर वाले कहेंगे हम आपसे कुछ नहीं मंगाएंगे। तो ये जो मतलब टिट फॉर टैट जो पॉलिसीज है ना, ये तो बड़ी मुश्किल होती है इनको अप्लाई करना। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट रन सोल्यूशन थे सारे। लॉन्ग रन सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल जैसे हमने आपको याद है जीडीपी की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली यही सारी बातें थी, सिर्फ ये ट्रेड बैरियर्स की बात नहीं थी। बाकी हमने फिजिकल पॉलिसी की बात की थी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, टैक्स कम कर दे, ये कर दे, खर्चा बढ़ा दे, खर्चा कम कर दे। उसके बाद हमने सब बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के बावजूद लॉन्गर रन पॉलिसीज आर बेटर। लॉन्ग रन पॉलिसीज क्या होती हैं? वही जो जीडीपी बढ़ाने की पॉलिसीज हैं वो इसमें है कि आप अपने मुल्क में एक्सपोर्ट बेहतर करें, तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। तो वो कैसे कम करें? तो आप अपने मुल्क में ट्रेनिंग डेवलपमेंट करें, एजुकेशन इम्प्रूव करें, ताकि आपके मुल्क के लोग बेहतर हों। आप अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी ठीक करें, ताकि आपके मुल्क में बिजनेस करना आसान हो जाए। ताकि बिजनेस फ्लॉरिश करेगा तो एक्सपोर्ट करेगा। आप अपने पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाएं, जोन लगाएं,
एक्सपोर्ट जोन्स लगाएं। एक्सपोर्ट जोन क्या होता है? ऐसे इलाके जहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन की जाती हो। भाई ये जगह है जो कॉटन से रिलेटेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वालों के लिए हमने एक बहुत बड़ा एरिया बुक किया है, जिसको फैक्ट्री लगानी यहाँ के लगाओ। यहाँ पे बिजली 24 घंटे मौजूद है, यहाँ पे पानी मौजूद है, यहाँ पे ये मौजूद है, यहाँ पे वो मौजूद है। आपको यहाँ पे जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, नई नई मार्केट्स में इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा आपका। तो एक्सपोर्ट जोन या एक्सपोर्ट सपोर्ट, ड्राई पोर्ट्स बनाए, यानी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया ड्राई पोर्ट्स। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि बाहर सामान बेचना आसान हो। रोड नेटवर्क अच्छा बनाए, आपके टमाटर जो हैं वो आपके गांव से निकल के कहीं एक्सपोर्ट होने के लिए वक्त पे पहुंचेंगे तो वो प्रोसेस होंगे तो बाहर जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के अंदर फ्रीजिंग, फूड पैकेजिंग, ये सब कुछ की फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं। ये सब लॉन्ग रन काम है, इसमें टाइम लगता है। लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लोगों का पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना। फिर एक और काम है, आप दूसरे मुल्कों से अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, ताकि रिलेशनशिप से भी बहुत सारी ट्रेड होती है। जो मुल्क आपके साथ दोस्ताना माहौल रखते हैं वो अपने मुल्क से के ताजरों से कहते हैं भाई तुम्हें खरीदनी है ना गंदम, कहीं से भी खरीदनी है इनसे खरीद लो। तुम्हें कपड़ा कहीं से भी खरीदना है इनसे खरीद लो। तो कंपेटिटिव रेट्स अगर आपके हैं तो रिलेशनशिप से काम होता है कि आपके मुल्क से भी दोस्ताना मुल्क चीज़ें खरीद रहे होते हैं। इसका उलट अगर आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट बहुत सरप्लस में जा रहा है, तो फिर आपको फोकस करना चाहिए है अपने मुल्क की इंटरनल डेवलपमेंट पे, कि मैं अपने इंटरनल रिसोर्सेज को इतना डेवलप कर लूँ कि आज के दिन जो सरप्लस है ये मैं लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा उठा सकूँ। जैसे सऊदीया ने प्लान किया हुआ है ना, सऊदीया का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है, तो सऊदीया करंट अकाउंट सरप्लस में है। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल बेचता है। इतना सरप्लस में होने को वो कह रहे हैं कि हम फ़ायदे में इस्तेमाल करते हैं अपने, कि अभी अपने मुल्क में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये एक्स्ट्रा खर्चा उन चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें लॉन्ग रन में अगर तेल ख़त्म भी हो गया तो हमें रिटर्न्स देती रहें। ठीक है, वो फाइनेंशियल हब बना रहे हैं, ट्रेड हब बना रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर रहे हैं। ये है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या करंट अकाउंट सरप्लस में है तो ऐसी सूरत में आपको ये पॉलिसीज़ यूज़ करनी चाहिए जो कि आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या ट्रेड या करंट अकाउंट सरप्लस में होने से आपकी करेंसी की वैल्यू भी ऊपर जाती है। इसमें एक मसला होता है। क्या मसला होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड है, और आप जो है वो बिल्कुल भी इंपोर्ट कम करते हैं, आपकी इंपोर्ट की डिमांड जो है वो कम है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। ये लॉजिक समझ में आ रही है? आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। इससे क्या नुकसान होगा? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो वो जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर के मुल्कों को महंगी लगने लगेंगी। ये मेरा लॉजिक समझ में आ रही है? आप अपने एक्सचेंज रेट को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि जब बहुत ऊपर चला जाएगा तो बाहर के मुल्क वालों को आपके मुल्क से परचेज करना बहुत महंगा लगेगा। लॉजिक समझ में आ रही है? तो इसलिए जब बैलेंस ऑफ ट्रेड या करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा सरप्लस में होता है, पैसा आए जा रहा है आपके मुल्क में, आप खर्च नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में आपकी करेंसी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। करेंसी ऊपर जाती है तो एक्सपोर्ट्स वापस श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। आप चाहते हैं ऐसा ना हो भाई, तो ऐसी सूरत में आप प्रॉपर इंपोर्ट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि भाई नहीं मैं इसको बैलेंस रखूँ, इस ताकि ऐसा ना हो मेरी करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाए और मेरे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएं। इसके लिए बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। जापान है, जर्मनी है, जो मेजर बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ना, बड़े एक्सपोर्टर्स ये ख्याल रखते हैं कि हम ऐसा ना हो कि इस लेवल के एक्सपोर्ट्स कर रहा हूँ कि इंपोर्ट से बहुत ही इम्बैलेंस हो जाए, तो एक्सपोर्ट तो कम नहीं करेंगे लेकिन इंपोर्ट्स को भी प्रॉपर मैनेज करेंगे, ताकि कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर ना चली जाए, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो। दुनिया भर में हमारा सामान इतना महंगा हो जाए कि लोग वो खरीदने के बजाय दूसरे सामान खरीदना शुरू कर दें। जी, तो इस सारी डिस्कशन में जो आपके पास सवाल आता है ना, वो ये आता है कि ये एक कंट्री है, उसकी ये सिचुएशन है, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? और हमेशा इसका ये जवाब होता है कि शॉर्ट रन में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर रन में तो लॉन्गर रन की चीज़ें आपको पक्की होनी चाहिए। ये पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही चीज़ है। ये बड़ी मज़े की और आसान बात है। जीडीपी ग्रोथ करनी है, यही सारे सवाल हैं, यही एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब कुछ आ जाएगा। हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन वो जीडीपी में भी आते हैं। हम कहते हैं ना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाओ, जीडीपी भी ग्रोथ करेगा। ठीक है,
तो ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे इस केस में जो गेम है ना इस पूरी डिस्कशन का, वो ये आपको बस ये पता चल जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या करंट अकाउंट डेफिसिट में है, सरप्लस में है, तो आप बता सके क्यों होगा। बहुत ईजी बात है कि क्यों होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी, है ना। अब उसकी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपके मुल्क में इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, आपके मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं बनाते जो बाहर वालों को चाहिए, या आपके मुल्क बाहर से चीज़ें चाहिए ज़्यादा होती हैं, कुछ सही नहीं सामान। रीजंस भी बहुत आसान है। सारी जो डिस्कशन आती है वो आती है अब क्या करें पे, और अब क्या करें बड़ा ही स्पेसिफिक जवाब है। तो हमेशा इसी तरह का जवाब बनता है जीडीपी में भी और बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड के अंदर भी। तो ये एक बड़ा आसान आसान इसका एक सोल्यूशन मौजूद है। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह हम फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।